हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मुथा बुरट। बेटा हमने स्टार्ट किया था एमसीक्यू, जीएसटी के एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम कस्टम्स के एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो कस्टम्स का चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया था, आपको याद हो तो एमसीक्यू का। एंड अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। बेटा ये बुकलेट मेरी वेबसाइट www.icaleak.com में फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेटा आईसीए ने जो 100 एमसीक्यू इशू किए हैं वही है, ओनली द डिफरेंसेस हमने इसे चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किया है, ठीक है। तो जीएसटी के आप देख सकते हो 64 एमसीक्यूज है, कस्टम्स के हम 36 एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नाउ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। What is the relevant date for determining rate of duty in case of warehouse goods before clearing for home consumption? क्या पूछा? रेट ऑफ ड्यूटी। रेट ऑफ एक्सचेंज से कंफ्यूज नहीं होना। रेट ऑफ ड्यूटी सेक्शन कौन सा लगता है बेटा? सेक्शन 15 से कॉमन होता है। वेयर हाउस गुड्स के केस में क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सबॉर्न बिल ऑफ एंट्री। यस, उस दिन का रेट लेते हैं, उस दिन जो भी रेट प्रेवलेंट होता है वो लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे ऑप्शंस क्या है। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, नहीं ये नहीं होता है। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, यस। डेट ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बिल्कुल सही है। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, नो। डेट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो सेक्शन 15 ये रहा। सेक्शन 15 में क्या बात हुई है कि भाई गुड्स क्लियर हो रहे हैं फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस, तो उस डेट में हम कौन सा डेट लेते हैं? डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स इज प्रेजेंटेड, दैट इज एक्स बॉन्ड बिल। एक्स बॉन्ड बिल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एज लेवीड एज एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन 3? सेक्शन 3 के अंदर इसमें से कौन सी बेटा यहाँ पे हमने देखा था एडिशनल ड्यूटी कस्टम में? सेक्शन 3 में, 3(1) में, 3(5) में, 3(3) में, ठीक है। तो ड्यूटी इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी लेविएबल ऑन लाइक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यस, एडिशनल ड्यूटी लगती है। काउंटरवेलिंग ड्यूटी एज स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, यस, एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी टू काउंटर बैलेंस सेल्स टैक्स वगैरह ये सब लगती है, बिल्कुल सही बात है। एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं बेटा, वो तो अलग ही हो गई थी, वो हमने देखा था। एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन 3 में कोई एडिशनल ड्यूटी नहीं, वो एक अलग एंटी डंपिंग ड्यूटी है। एडिशनल ड्यूटी में कौन सी है? ये तीनों ड्यूटी आती है, 1, 2 एंड 3। सो डी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। सेफगार्ड ड्यूटी कैन नॉट बी इम्पोज्ड इफ, कब सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी? द आर्टिकल ऑन विच इट इज प्रपोज टू बी imposed originates from a developed country provided the share of its import is not more than 3% of the total import of that article in India। नहीं बेटा, डेवलपिंग कंट्री के लिए था। डेवलपिंग कंट्री से अगर आपका 3% आ रहा है और बाकी सारे एक डेवलपिंग कंट्री से नॉट मोर देन 3% आ रहा है और सारे डेवलपिंग कंट्रीज मिला के अगर नॉट मोर देन 9% आ रहा है तो आपको सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती थी। ये डेवलप्ड कंट्री के लिए कोई यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं था। द आर्टिकल ऑन विच इट इज प्रपोज टू बी imposed originate from a developing country provided the share of its import is not more than 5% of total import। नहीं, डेवलपिंग कंट्री तो बराबर है बट 5% नहीं है, बट 5% नहीं है यहाँ पे वो, ठीक है। देन द आर्टिकल ऑन विच इट इज प्रपोज टू बी imposed originates from more than one developing country, चलेगा वो, and its aggregate share of import from developing countries each with less than 3% share taken together does not exceed 9% of total import of that article into India। बिल्कुल परफेक्ट बात है, तब सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती कि भाई एक डेवलपिंग कंट्री से कितना 3% तक के नहीं है, चलेगा इफ इट डज नॉट एक्सीड, ठीक है। इफ इट इज लेस देन 3% और सबका टेकन टुगेदर डज नॉट एक्सीड 9%, तो फिर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती, तो फिर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती है। नेक्स्ट, some banks in China are giving interest free loan to its domestic manufacturers, okay, for manufacture of solar panels। The interest free loan would qualify as subsidy for levying countervailing duty जो बेटा लगती है on subsidized article पे under section 9 of custom tariff on import of such solar panels if such interest free loan is given by public or government bank। बराबर है, बिल्कुल। यहाँ पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्यों लगती है कि भाई अगर बाहर की कोई कंट्री ने यहाँ पे सब्सिडी दी है उनको, तो उस केस में काउंटरवेलिंग ड्यूटी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी सेक्शन 9 में जो लगती है बेटा वो इस पे लग सकती है। सच इंटरेस्ट फ्री लोन इज गिवन बाय पब्लिक और गवर्नमेंट बैंक, तो बिल्कुल लग सकती है। सच इंटरेस्ट फ्री लोन इज गिवन बाय प्राइवेट बैंक ऑन देयर ओन विदाउट एनी डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, नहीं, तो फिर उसे कंसीडर नहीं किया जाता है, तो फिर उसे सब्सिडी कंसीडर नहीं किया जाता है। यहाँ पे अगर बैंक, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट की होती, गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर ने दी होती थी, तो फिर उसे माना जाता है, तो फिर उसे माना जाता है बेटा सब्सिडी के लिए, अदरवाइज नॉट। सो नीदर ए बी, नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे पब्लिक या गवर्नमेंट बैंक जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो वहां पे आपको दे रही है बेटा, क्या दे रही है? पब्लिक या गवर्नमेंट बैंक आपको दे रही है यहाँ पे सब्सिडी, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है ताकि आप क्या कर सको? एक्सपोर्ट कर सको।
तो उस केस में हमारी कंट्री में जब वो गुड्स इंपोर्ट होंगे तो उनके इंपोर्ट पे हम एक ड्यूटी लगा सकते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्या बोलते हैं? काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स, जो हमने पढ़ी थी सेक्शन 9 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, countervailing duty under section 9 of the customs tariff act shall not be levied unless it is determined that the subsidy relates to export performance। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, so countervailing duty क्या लिखा है? countervailing duty under section 9 shall not be levied unless it is determined, मतलब कि भाई ये सब चीजें नहीं रहती तब तक ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। so it is related to export performance होना चाहिए भाई। subsidy relates to use of domestic goods over imported goods in export article, बिल्कुल सही बात है। and subsidy is conferred or all person engaged in the manufacture of the export article, नहीं बेटा, लिमिटेड लोगों को मिलती है वो सब्सिडी, लिमिटेड लोगों को मिलती है। चलो देखेंगे एक बार हम। ये देखो यहाँ लिखा था सब काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल की जो मैं बात कर रही हूँ, the points which merit consideration, countervailing duty shall not be levied unless it is determined that it relates to export performance, it relates to use of domestic goods over imported goods in the export article, and the subsidy has been conferred on a limited number of persons engaged in the manufacture, production और export of articles, तभी तो उसे सब्सिडी बोलेंगे बेटा। तो क्या है? ये लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल पर्सन, तो थर्ड पॉइंट तो नहीं होगा, ओनली 1 and 2, so 1 and 2 that is D is the correct answer, D is the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा हमने देखी हुई है। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन और मार्जिन ऑफ डंपिंग विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हायर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन, नो। लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन, परफेक्ट। हायर ऑफ एक्सपोर्ट, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर, क्या होती है बेटा? एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कस्टम्स में। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड अंडर द कस्टम्स लॉ? क्या वैलिड है? सो imposition of countervailing duty and anti-dumping duty on the same article, बेटा 9B पे क्वेश्चन है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरली लिखा था 9B में भाई कि भाई काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी एक आर्टिकल पे नहीं लगेगी, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। सेकंड, imposition of countervailing duty on an article for the reason that same is exempt from duty borne by like article when meant for consumption in the country of origin, this is also not valid। 9B में स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखा है क्या कि भाई आप काउंटरवेलिंग ड्यूटी सिर्फ इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो गुड्स क्या है? एग्जेम्प्ट है बेटा, जब वो अपनी खुद की कंट्री में क्या हो रहे हैं? कंज्यूम हो रहे हैं, तो सिर्फ इसी रीजन से यहाँ पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, एंड इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन आर्टिकल इंपोर्टेड फ्रॉम अ मेंबर कंट्री ऑफ WTO, क्या कर रहे हो आप? इंपोज कर रहे हो एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन आर्टिकल इंपोर्टेड from a member country of WTO on determination that import of such article materially retards the establishment of any industry in India, this is perfect। यहाँ बोला था, क्लियरली बोला था 9B ने कि भाई ठीक है आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो अगर आप यहाँ पे कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो WTO के आप जो मेंबर कंट्रीज है वहां से, और आपको पता चला कि भाई उसके इंपोर्ट से यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री वो मटेरियली रिटार्ड हो रही है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? बिल्कुल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो। सो थर्ड इज द करेक्ट पॉइंट, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 3। Under customs law, electric shaving machine is classifiable under the following। 8510 यहाँ पे आपको दो हेडिंग ऑप्शंस दिए हैं। 8510 which is shavers and hair clippers with self-contained electric motors, और 8509 electromechanical domestic appliances with self-contained electric motors। As per rules of classification, electric shaving machine should be classified under what? बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने पढ़ा था रूल 3 है, क्या बोलता था? प्रिफर स्पेसिफिक ओवर जनरल। ठीक है, आप क्या करोगे? स्पेसिफिक हेडिंग को जनरल के ओवर प्रेफर करोगे। स्पेसिफिक हेडिंग कौन सी है इसमें? 8510 क्या आपको क्लासिफाई करना है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन कहाँ पे आ रही है बेटा? शेवर्स एंड हेयर क्लिपर्स विद सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, सो 8510 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे रूल 3 है क्या बोलता था? प्रेफर स्पेसिफिक टू जनरल, प्रेफर स्पेसिफिक टू जनरल। देन so next, which of the following statement are correct? Cases which are specifically designed or fitted to contain a specific article and given with the article for which they are intended shall follow the classification of the items which are packed here। यहाँ पे बेटा अगर कोई केसेस हैं जैसे कि सनग्लास के केसेस, ठीक है, अब वो सनग्लासेस के केसेस किसके लिए बने हैं? वो दैट आर डिजाइंड
कि भाई वो उसमें सनग्लासेस रख सके, तो उस केस को भी कैसे क्लासिफाई करेंगे? विद द मेन आर्टिकल, ठीक है, उस केस को भी एज अ सनग्लासेस क्लासिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट, पैकिंग मटेरियल वेदर केपेबल ऑफ रिपीटेटिव यूज और नॉट क्लियर्ड अलोंग विद द गुड्स आर क्लासिफाइबल विद द गुड्स। नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट बट दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा पैकिंग मटेरियल जनरल स्पेशल पैकिंग तो ठीक है मेन आर्टिकल के साथ क्लासिफाई हो जाता है, बट यहाँ पे अगर ड्यूरेबल कंटेनर है, ड्यूरेबल कंटेनर केपेबल ऑफ रिपीटेटिव यूज should be classified separately, like gas cylinders cannot be classified along with the gas, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। so A is the first is the correct answer बेटा, A is the correct answer। next, the relevant date for determining rate of exchange in case of imported goods के केस में बेटा, इंपोर्टेड गुड्स के केस में रेट ऑफ एक्सचेंज हम डिटरमाइन करेंगे, तो वो कैसे डिटरमाइन करना है? डेट व्हेन द वेसल अराइव्स, नो। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, यस। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, नो। डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ड्यूटी, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर। हमने पढ़ा था रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए, इंपोर्टेड गुड्स के केस में रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेना है? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट हो रही है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट हो रही है, ठीक है, ये बात हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? क्या फॉल्स है पूछ रहा है, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज व्हेन द आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया एट मोर देन इट्स वैल्यू, more than its normal value. No beta, it's less than normal value, so this is false, definitely A point is false। एक सेकेंड, ठीक है। so anti dumping duty is imposed when an article is imported from any country to India at less than its normal value, ऐसा है। safeguard duty shall not be applicable on articles imported by 100% EU or SEZ unless specifically made applicable, yes, this was one of the condition हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे EOU 100% EOU SEZ यूनिट को जब तक स्पेसिफिकली एप्लीकेबल नहीं करती तब तक सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती है। सेफगार्ड ड्यूटी शैल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री इफ द शेयर ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ दैट आर्टिकल फ्रॉम द कंट्री इज लेस देन और इक्वल टू 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट। ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, ठीक है। तो एक डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है तो लेस देन और इक्वल टू 3%, और अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो बेटा यहाँ पे 9%, इट डज नॉट एक्सीड 9% सबका शेयर टेकन टुगेदर, तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो बी इज ट्रू, सी इज ट्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट में exempt notified quantity of any article when imported from any country in India from whole or part of the safeguard duty, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, वो नोटिफाइड क्वांटिटी रख के क्या कर सकता है, यहाँ पे exempt कर सकता है। सो A is the correct answer, A is the correct answer, ठीक है। सो ये हमारी बात हुई बेटा चैप्टर नंबर 2 के हमारे MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।